नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की उस बेशकीमती और सच कहें तो नाजुक दौलत की जो हमारे चारों ओर है, हमारे जंगल और उनमें रहने वाले हजारों लाखों जीव जंतु। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत लेप्चा लोकगीत से करते हैं। ये गीत ये दिखाता है कि भारत में प्रकृति और इंसान का रिश्ता कितना गहरा और कितना पुराना है। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत की जो जैव विविधता है, मतलब जो बायोडाइवर्सिटी है, वो असल में कितनी बड़ी है। तो ये जैव विविधता है क्या चीज? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि ये जीवन का एक बहुत ही उलझा हुआ एक जटिल जाल है और हम इंसान भी इसी जाल का बस एक छोटा सा हिस्सा हैं। इस जाल का हर एक धागा, फिर चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, पूरे सिस्टम को बैलेंस में रखने के लिए जरूरी है। सोचिए, जो हवा हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो पानी हम पीते हैं और जिस मिट्टी से हमारा खाना उगता है, ये सब कुछ इसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम की देन है। अब ये नंबर देखिए, सिर्फ 8%। सुनने में शायद छोटा लगे, है ना? लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि दुनिया में जितनी भी स्पीशीज हैं, जितनी भी प्रजातियां हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, उनमें से 8% यानी करीब 16 लाख प्रजातियां अकेले भारत में मिलती हैं। और यही आंकड़ा भारत को दुनिया के सबसे जरूरी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक बना देता है। लेकिन दिक्कत यह है कि जीवन का ये जो इतना खूबसूरत जाल है, ये अब खतरे में है। और इस खतरे को ठीक से समझने के लिए चलिए एक कहानी पर फोकस करते हैं। कहानी भारत के सबसे शानदार जानवरों में से एक की, बाघ की। 20वीं सदी की शुरुआत में अंदाजा है कि भारत में बाघों की आबादी थी 55,000। एक बहुत ही मजबूत, एक हेल्दी पॉपुलेशन। और अब इस नंबर पर नजर डालिए। 1973 तक आते आते ये आबादी 55,000 से गिरकर सिर्फ 1827 रह गई। सोचिए जरा, ये गिरावट इतनी जबरदस्त थी कि साफ पता चल रहा था कि संकट बहुत बहुत बड़ा है। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे कई वजहें थी। सबसे पहली तो व्यापार के लिए इनका अवैध शिकार, फिर जंगल कम हो रहे थे, इंसानी आबादी बढ़ रही थी। एक और बहुत बड़ी वजह थी कि बाघ जिन जानवरों का शिकार करते थे, उनकी संख्या भी कम हो गई थी। देखिए, जब जंगल से बाघ जैसा टॉप प्रेडेटर गायब होता है ना, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही हिल जाता है। और ऊपर से पारंपरिक एशियाई दवाओं में बाघ की हड्डियों के इस्तेमाल ने तो इस प्रजाति को बिल्कुल खत्म होने के कगार पर ही ला खड़ा किया था। अब जब संकट इतना बड़ा था, तो जवाब भी बड़ा ही होना था। इन प्रजातियों को बचाने के लिए सरकारी लेवल पर एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हुई। और इस लड़ाई की शुरुआत हुई जमीनी स्तर से। 1960s और 70s में जब पर्यावरणविदों ने अलार्म बजाना शुरू किया, तब जाकर सरकार ने कदम उठाए। और फिर क्या था? 1972 में आया ऐतिहासिक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और ठीक उसके अगले साल 1973 में लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट टाइगर, जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ कैंपेन में से एक माना जाता है। ये जो 1972 का एक्ट था ना, इसने एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार कर दिया। इसमें एक पूरी लिस्ट बनाई गई प्रोटेक्टेड जानवरों की। लुप्त हो रही प्रजातियों के शिकार पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया। जानवरों के घरों को, यानी उनके हैबिटेट को, कानूनी सुरक्षा दी गई और वाइल्ड लाइफ के व्यापार पर भी रोक लगा दी गई। सब इसलिए ताकि जो कुछ बचा है उसे किसी भी हाल में बचाया जा सके। और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत देश भर में बाघों के लिए सुरक्षित घर बनाए गए, जैसे उत्तराखंड का कॉर्बेट नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के मैंग्रोव जंगल और मध्य प्रदेश का बांधवगढ़। ये सिर्फ कुछ नाम नहीं है, ये उस जबरदस्त राष्ट्रीय कोशिश का प्रतीक है जो बाघों को बचाने के लिए की गई। अच्छा, सरकारी कानून और प्रोजेक्ट्स, ये सब तो बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन भारत में संरक्षण की जो असली ताकत है ना, वो कहीं और है। तो सवाल वही है कि ये असली शक्ति आखिर है कहाँ? और इसका जवाब मिलता है सरकारों की टॉप डाउन पॉलिसी में नहीं, बल्कि जमीन से जुड़े लोगों के काम में, कम्युनिटीज के एक्शन में। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है सरिस्का टाइगर रिजर्व। वहां के स्थानीय गांवों के लोगों ने खुद आगे आकर उसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का इस्तेमाल करके अपने जंगलों को माइनिंग से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। या फिर ये कहानी देखिए, राजस्थान के अलवर की। यहाँ 5 गांवों के लोगों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर जंगल को भैरो देव डाकव सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया। और तो और उन्होंने वन्यजीवों को बचाने के लिए अपने खुद के नियम कानून बनाए,
शिकार पर रोक लगा दी और बाहरी लोगों के आने जाने पर भी पाबंदी लगा दी। अब देखिए, समुदायों का ये जो जुड़ाव है, ये कोई नई बात नहीं है। इसकी जड़ें तो हमारी बहुत पुरानी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं में हैं। सदियों से भारत में कई समाज कुछ खास पेड़ों को पवित्र मानकर उनकी पूजा करते आए हैं और इसी वजह से उनकी रक्षा भी करते हैं। जैसे छोटा नागपुर के मुंडा और संथाल लोग महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं, या फिर उड़ीसा और बिहार की जनजातियों को देखिए जो शादी ब्याह के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। और इसका सबसे जाना माना उदाहरण तो शायद राजस्थान का बिश्नोई समुदाय है। वो लोग काले हिरन, चिंकारा और नीलगाय जैसे जानवरों को अपने समुदाय का, अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और नतीजा, कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता क्या है, और जवाब छिपा है इसी पारंपरिक ज्ञान को आज की मॉडर्न कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी के साथ जोड़ने में। और यहीं पर आता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी JFM। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो इसी सोच को असलियत में बदलता है। ये प्रोग्राम ऑफिशियली मानता है कि लोकल कम्युनिटीज के पास पारंपरिक ज्ञान भी है और उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी औपचारिक शुरुआत 1988 में ओडिशा से हुई थी और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अगर कंजर्वेशन को सफल बनाना है तो सरकार और समुदाय को साथ मिलकर ही काम करना होगा। और आखिर में गौतम बुद्ध के इस गहरे विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी उदार है, कितनी जीवनदायिनी है